हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक करने वाले हैं वो है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। रिकैप की ज़रूरत नहीं है पिछले क्लास की, क्योंकि टेंशन बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो उसको बार बार देखें वीडियो को, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आज टॉपिक का नाम पहले देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा अच्छे से पढ़ें तो फिर 5 क्लास इसमें चल जाएगा। ठीक है, तो आज ही कोशिश रहेगा इसको ख़त्म करने का। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, टू द पॉइंट चलेंगे। जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसी चीज़ को पढ़ेंगे, फिर आगे निकलेंगे। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करते हो। तो वर्क पावर एंड एनर्जी ये हो गया अपना टॉपिक। इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इसको भली भांति जानते होंगे, कार्य, इसको बोलते हैं पावर, शक्ति। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्जा को। बोलिए क्या होता है? एनर्जी को ऊर्जा, ठीक है, क्षमता, ऊर्जा, जो भी। ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहीं से हम देख लेते हैं, उसके बाद सबके बारे में ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग से पढ़ लेंगे। पहले देखिए डिटेल देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में। ये क्या होता है? ये जो होता है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? शक्ति क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की जो मतलब रेट होता है, क्षमता को शक्ति बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ आपको? ये हो गया कैपेसिटी। आपके पास कितना कैपेसिटी है? ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने के आपके पास कितना क्षमता है। मतलब कोई है कि कोई बोलेगा कि मैं यहाँ से दिल्ली तक दौड़ के चला जाऊँगा, कोई होगा कि बोलेगा कि नहीं हम यहाँ से उससे पहले ही रुक जाएंगे। तो सबका अलग अलग क्षमता होगा ना, तो वही चीज़ हो गया। ये हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट मतलब होता है वर्क डन मतलब पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है उसका। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कितना? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या क्या है आते हैं, बात करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट। ठीक है, सबका यूनिट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इकाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई। ठीक है, आगे जाने मतलब आगे भी देखेंगे, लेकिन यहीं लिख देते हैं जब इतना चीज लिखना है। तो इसको क्या यूनिट देते हैं बताइए? इसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। इसका होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। ठीक है, और इसका होता है फिर से जूल। समझ गए? तो यहीं पे यदि हम डायमेंशंस की बात कर लें, डायमेंशन जो आई थॉट फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़ाए हुए हैं, डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है थोड़ा सा आप बता दीजिए, बहुत तेज है, हमको नहीं आता है। इसका होता है ml। ठीक है, 2t-2, क्योंकि फोर्स का ml t-2 होता है, उसमें l गुना कर दीजिए। इसका होता है ml2t-3। ठीक है, और इसका होता है ml2t-2। मैंने ये सब क्लियर कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझा दिया कि आपको देखिए जो ज़रूरी चीज़ था वो दे दिया। अब हम लोग सेपरेट करते हैं और सबके बारे में हल्का हल्का जानकारी लेंगे, फिर कोलिजन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए इतना चीज़ समझा दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्क क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। वर्क क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है। वर्क जो होता है, W जो होता है, वह स्केलर क्वांटिटी है या प्रोडक्ट होता है किसका? F डॉट प्रोडक्ट S।
एस मतलब एफ हो गया आपका फोर्स और एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो लिखने का सही जो तरीका है यही है, दोनों का वेक्टर का प्रोडक्ट। इसको जब ब्रेक करेंगे फर्दर तो उसको लिखेंगे क्या, एफ। देखिए डॉट प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यही तो लिखते थे। देखिए या तो ये लिखिए या ये, सही यही है, लेकिन लोग एफ इंटू एस लिखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि थीटा जो है 0 डिग्री है। यहाँ से स्पेशल केस 2 हो सकता है, ये स्पेशल केस की बात करेंगे। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, एफ का मैक्सिमम, डब्ल्यू का मैक्सिमम वैल्यू जब ये वैल्यू 1 हो जाए। 1 कब होगा, 0 पे, तो इसका वैल्यू आ जाता है एफ इंटू एस। यही आपको याद रहता है ये वाला टर्म, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है, वो स्पेशल कंडीशन है इसका। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया तो क्या होगा, cos 90 हो जाता है 0, तो मतलब 0। बहुत सारा केस इसका देखे होंगे जहाँ पे वर्क डन 0 माना जाता है, फिर भी वर्क होता रहता है। ठीक है, मतलब काम तो होता है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे बोलते होंगे कि जो रेलवे स्टेशन पर जो कूली होते हैं वो सामान ले जाते हैं, तो वहाँ तो वर्क डन 0 होता है, फिर पैसा क्यों देते हैं, तो वहाँ यही होता है कंडीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें कि जो सही फॉर्म होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है। ये जान रहे हैं, मतलब कोई ज़्यादा स्पेशल बात करने की जरूरत नहीं है। ये जान रहे हैं मतलब आपको ये जो है इस केस में ये जो है ना, ये स्पेशली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एफ एस यदि सिर्फ बोल रहे हैं कि ये जो विस्थापन है, विस्थापन बल के डायरेक्शन में है, बल के दिशा में है, बट यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्वेश्चन इज दैट व्हाई नॉट, मतलब जरूरी क्यों नहीं है, क्यों नेसेसरी नहीं है। तो आप सिंपल सा दीजिएगा कि कॉस जो थीटा है ना वो मेंटेन कर दे रहा है। कैसे, कैसे की बात आती है, तो देखिए हम लोग देखिए उस पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं ना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और वो एंगल पे ही पूछते हैं और आप लोग गलत करके ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप ना या तो इधर से लगा रहे हो धक्का या खींच रहे हो। मान लो कि धक्का लगा रहे हो अभी, देखिए आप सीधा नहीं लगा रहे हो, देखो आप इस डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो, यहाँ से ना कुछ एंगल पे लगा रहे हो। मान लो कि आप यहाँ से इस एंगल पे लगा रहे हो, ठीक है, थीटा एंगल पे लगा रहे हो, फोर्स जो है आप इस एंगल पे लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। मान लो कि यहाँ से यह ऑब्जेक्ट, इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं धरती माता को, ये हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो कि तुम्हारा कुछ टाइम बाद ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। एक सिचुएशन मानते हैं कि आफ्टर टी टाइम ये आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मिडिल से ले रहे हैं तो यहाँ मिडिल तक लीजिए, यदि कोना से ले रहे हैं यहाँ से तो इसका यहाँ से लीजिए, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये एस डिस्टेंस हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, एस हो गया। तो बोला जाएगा कि इस पर बल कितना लगा, ठीक है। तो आप देखिए फोर्स तो लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, ये जो जा रहा है फोर्स कुछ इधर चल जाएगा ना, इधर, लेकिन आपका तो काम इधर हो रहा है, तो ये फोर्स कंप्लीट मतलब इधर नहीं गया, कंप्लीट इधर नहीं गया, मतलब इसका दो पार्ट होगा। तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं, तो मैंने हमेशा बोला है कि जो भी एंगल बनता है उसको दो पार्ट में तोड़िए। तो जो इसका दो पार्ट होगा ना, एक जो जाएगा इसके दिशा में जाएगा और एक इसके परपेंडिकुलर दिशा में जाएगा। ये एंगल इसके बराबर होगा ऐसे। ये मैथ है, प्योर मैथ है। एक ही जो लाइन है, एक लाइन को, ठीक है, दो लाइन को पैरेलल को, एक लाइन यदि क्षैतिज रेखा काटता है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसा कुछ पढ़े थे, बस वही यूज करता हूँ। ये थीटा बराबर थीटा। अब इसको ब्रेक कर दो, तो इसको ब्रेक करोगे तो एंगल जिसके साथ लिया जाता है उसको देते हैं हम लोग कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर को देते हैं हम लोग साइन थीटा। तो अपन परपेंडिकुलर की बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन अब देखेंगे कि इसके डायरेक्शन में कौन है, तो इसके डायरेक्शन में ये वाला है। तो
अब वर्क जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्स किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार्य हुआ है cos थीटा इनटू एस, इसी को अरेंज कर देते हैं क्या, एफ एस cos थीटा लिखते हैं। बस हमको ये यहाँ समझाने का मतलब था कि आप गलती ना करेंगे, वो थीटा एंगल पे देंगे तो आपको अच्छे से ब्रेक करना है, ठीक है, और तब उनको बताना है। एफ एस cos थीटा हमेशा याद रखें। ये थीटा एंगल जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर से, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर से एंगल लिए। इतना क्लियर हो गया तो इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा चीज़ ये पूछ सकते हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। तो सब थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं, ये पॉजिटिव थीटा। अब थीटा मान लीजिए एंगल मतलब कोण एक्यूट है, एक्यूट एंगल, एक मिनट गलत लिखा गया, एक्यूट एंगल, यदि एक्यूट है, एंगल एक्यूट है मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए हम एकदम शॉर्ट में बात कर रहे हैं लेकिन आपको सारा चीज़ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि एंगल परपेंडिकुलर होगा मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। यदि एंगल ऑब्ट्यूज, एक्यूट और एक होता है ऑब्ट्यूज, ठीक है, अधिक कोण, ले क्या क्या हिंदी में बोलते हैं उसको छोड़िए, इसको बोलते हैं लेस देन 90, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 90, मेरे को उतना याद नहीं है अभी, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 90 हो गया। इस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देंगे तो वो बना देंगे आप। इतना जो शॉर्ट में था मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या जानने की ज़रूरत है वो देखिए। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इसका टाइप्स क्या होता है, मतलब कब होगा, कांस्टेंट फोर्स देगा, कभी कभी वेरिएबल दे देगा, तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। तो अब हम आते हैं डिफरेंट कंडीशंस के बारे में, शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस, तो वही लिखते हैं टॉपिक, डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, इन वर्क डन में डिफरेंट कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अभी इसका हिंदी नहीं लिखूंगा, सब अब इंग्लिश में चलेगा, ठीक है। देखिए पहला जो होता है, मान लीजिए कि वेरिएबल में दे दिया, जैसे f का मान 5 ना दे के 5x प्लस समथिंग दे दिया, तो कैसे बनाएंगे। जैसे वही एक कंडीशन लिखते हैं, 2-3 लिखेंगे बस, ज़्यादा नहीं, बहुत पढ़ाने के बाद, लेकिन टू द पॉइंट चलेंगे। पहला, यदि वर्क डन बाय अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर अचर नाम सुने होंगे, बस उसी में से अचर, ठीक है, चर होता है ना सर, अरे जो भी हो, वेरिएबल मतलब चेंज जो होता है, ठीक है। फोर्स इज गिवन बाय, इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। W बराबर, यदि इंटीग्रेशन जानते हैं तभी इसको कर पाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, बस इसको आप याद रखें, इतना ही करना है। एग्जाम्पल देने में कोई बड़ी बात नहीं है, बोलेंगे तो हम दे देंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में वो क्या देंगे, इफ f बराबर एक एक्सप्रेशन दे देगा कि 5x माइनस 3 है, देन फाइंड वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 5 मीटर, कुछ भी में दे देंगे, इसको न्यूटन में देंगे फिर, ठीक है, इसको न्यूटन में देंगे वो, गॉट इट। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वो बहुत लंबा तगड़ा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में आपको समझा दिया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो आपको सोल्यूशन में क्या करना है, पहले देखना है कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। तो देखिए चर, अचर वाला जो भी वैल्यू है, अचर शायद इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट नहीं रहे, जिसका मान चेंज हो, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, मतलब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो w आप लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
ठीक है, यदि आता होगा इंटीग्रेशन तब बना पाएंगे, नहीं तो ये हिलेगा नहीं। कहाँ से कहाँ तक जाना है, x बराबर 0 से ये लोअर लिमिट होता है, x बराबर 5 अपर लिमिट होता है। जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अब हम यहाँ पे fx का वैल्यू लिखेंगे और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटू dx के साथ। तो आपको यदि नहीं है पता तो छोड़िए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। x के जितना भी पावर होता है उसमें एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है, इनटू कांस्टेंट के साथ x आ जाता है। अभी इतना याद रखें। अब ये कैसे होगा, अभी पढ़ाने लगा तो फिर ये क्लास गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप निकाल देंगे तो 5/2 इंटू 5 का वैल्यू पहले रखेंगे तो 25 होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 5 और ये -0, x बराबर कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू 0 ही आनी है। गॉट इट। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं। 25 में 5 से गुना करिए 125, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 62.5 आई होप आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे आप, जूल, जे से शॉर्ट में इसको लिखते हैं। गॉट इट और नॉट। चलिए जब इतना समझ गए हैं तो एक चीज और समझ लीजिए नोट पॉइंट में, ठीक है। CGS ये सब पढ़ा चुका हूँ। यूनिट ऑफ वर्क जो होता है उसको बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, ERG, अर्ग। इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, अर्ग, ERG, अर्ग, ठीक है। अब याद रखेंगे 1 जूल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल जो होता है 10⁷ प्लस में है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। बस इसको याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 जूल कितना के बराबर होता है, आपको बस टिक करने आना चाहिए। वो ये देंगे, एक बार प्लस देंगे एक बार माइनस, आपको याद रखना है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे कैसे, CGS से बड़ा याद रखिएगा SI होता है, SI होता है, तो ये SI है, मतलब CGS को कुछ गुना करेंगे तब SI तक पहुंचेंगे। बस ऐसे ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। पहला ये हो गया, चलिए पहला समझ गए, वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट को लिखते हैं। पहला पॉइंट था ना वेरिएबल, दूसरा पॉइंट वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसको देखिए ज़्यादा चीज़ कुछ नहीं लिखेंगे, बस जितना समझाता हूँ उतना याद रखिए। मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे धरती माता है। ये हाइट यदि h दे दिया है तो इसको यहाँ से यहाँ आने में जो एनर्जी, जो वर्क जो लगेगा उसको बोलते हैं m। इसका कुछ तो मास होगा, अब ये तो मासलेस होगा नहीं, मास m है, तो m कॉमा किस एक्सेलरेशन से आएगा तो ये पता है आपको, धरती का एक्सेलरेशन से, इनटू h, mgh। कई बार रट्टा मारा होगा, बस वही आज भी रट्टा मार लीजिए, mgh। मैं सब चीज़ समझा दिया। कब क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं बातें होगी, जब ज़्यादा होगी जब स्पेशली इसका क्लास चलेगा तब, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब हम एक और बात कर लेते हैं। अब क्या बात करते हैं, चलिए, कि स्प्रिंग के बारे में कभी कभी वो भी पूछ देता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं वर्क डन इन, सबको हम समझा देंगे, ठीक है। हम सबको समझा रहे हैं इन कंप्रेशन, ठीक है, और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच क्या होता है, लमारना, जो किसी चीज़ को नहीं, स्प्रिंग को खींचते हैं दूर तक उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, और उसको दबा देते हैं नीचे उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ ए स्प्रिंग इज गिवन बाय, क्या होगा, देखिए वर्क डन स्प्रिंग के द्वारा। तो देखिए कोई भी आदमी अपने आप को क्या करेगा, सुरक्षित रखना चाहेगा, मतलब उसको यदि आप कंप्रेस कीजिएगा तो वो आप पर फोर्स लगा के सोचेगा इसको अपोज करें, यदि उसको खींचिएगा तो वो अपने ओर खींचना चाहेगा, बस इसका वही नेचर होता है।
माइनस साइन के साथ होता है, माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये सब क्या है, सब समझा देता हूँ। मान लीजिए लिख देता हूँ पहले तब समझाता हूँ, ठीक है। के हो गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, वो देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट देंगे। एक्स हो गया डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस खींचा है, स्ट्रेचिंग, ठीक है, कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, डिस्टेंस। इसको समझा देता हूँ ये क्या है। जैसे कि सपोज यहाँ एक दरवाजे में मैंने ये कर दिया ऐसे, अभी स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ है, ये अभी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही स्प्रिंग होगा। अब आपने क्या किया, ये इनिशियल कंडीशन था, कैसा था, शुरुआती में इनिशियल कंडीशन है। अब देखिए क्या हो रहा है, सेम चीज को अब कोई भी शरारती बंदा, शरारती लड़का या लड़की, कोई भी हो सकता है, आया और इसको क्या किया, उसने खींच डाला, ऐसे कर डाला, यही देखो ये हो गया। ये दूसरा सिचुएशन हुआ। एक और बंदा आया या बंदी आई, उसने क्या किया, इसको और कंप्रेस कर डाला, ये देखो दिस। तो क्या हुआ, ये ओरिजिनल से, ये ओरिजिनल है आपका, यहाँ से देखो इधर गया है, यहाँ तक एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ है, या यहाँ से देख लो यहाँ तक आया है, एक्स्ट्रा कंप्रेस हुआ है। यही जो डिस्टेंस है वही x लिखा हुआ है, वो जो है x लिखा हुआ है। x ये मान लो चाहे ये मान लो, तो सब दोनों डिस्टेंस बराबर कैसे होगा, अरे मूर्ख, इस केस के लिए ये x माने हैं, इस केस के लिए ये x माने हैं। तुम इसके 1 मान लो, 2 मान लो, नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक ही कंडीशन देंगे, वो स्ट्रेच कर रहे हैं मतलब x ये हो गया, कंप्रेस कर रहे हैं मतलब ये x हो गया। गॉट इट। चलिए, इससे ज़्यादा एक क्षण ना समझे, क्योंकि आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। गॉट इट। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं वर्क पे, क्योंकि देखिए टाइम गंवाने के लिए बहुत है, लेकिन टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसमें हम 5 क्लास चल सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। शक्ति पे आते हैं। शक्ति के बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो था चीज़ वो चीज़ बोल चुका हूँ, ठीक है। किया रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, मैं फिर से ना लिखने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट आता हूँ इसके एक्सप्रेशन पे, मतलब इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो क्या, P से फर्स्ट लेटर वर्क डन बराबर क्या होता है, पावर बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को थोड़ा सा खोल दें इसके वैल्यू को, तो हमने लिखा था F/s cos थीटा बाई टी, ठीक है। अब हम जो बोलते हैं उस पर ध्यान दें, इस बंदा पे ध्यान दें जो बॉक्स में अपन बंद कर रहे हैं। S/t डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। बस समझ गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं F डॉट प्रोडक्ट V, मतलब ये भी एक डॉट प्रोडक्ट है, किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। तो वो अक्सर यही चीज़ देते हैं, वेलोसिटी दे देंगे, फोर्स दे देंगे, बता दीजिए पावर कितना होगा। इसको कुछ भी फॉर्म में दे सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, इसको भी वेक्टर फॉर्म में। तो ये सब गुना करना वगैरह सब चीज़ सिखा चुका हूँ, नथिंग, कुछ नहीं बचा हुआ है। गॉट इट। चलिए, इसको बस एक ही फॉर्मूला है और इसी पे पुट करना है और आएगा। वेरिएबल देगा तो इंटीग्रेट कीजिए वगैरह वगैरह, अब आप जान चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जो ज़रूरी है वो देखिए, उसको अपन नोट में लिखते हैं। क्या जरूरी है, यूनिट वगैरह भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए एक कन्वर्जन होता है, वो चीज़ बहुत बार पूछते हैं। देखिए 1 किलोवाट, क्या 1 किलोवाट, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो बस वही चीज़ करो, कितना वाट के बराबर पूछते हैं, तो 1000 वाट। समझ गए, किलो को खाली खोल दीजिए, 1000 वाट। ये पहला क्वेश्चन, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा भी जानते हैं, आप लोग को पता होगा क्या,
1 हॉर्स पावर, बहुत बार रट्टा मरवाया होगा सबने आपको, HORSE, ठीक है, HORSE, हॉर्स पावर, पावर इज इक्वल टू, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है 746 वॉट। ये तो मान लो कि उनका फेमस है, ये तो फेमस है, कहीं भी पूछ देंगे, कहीं भी पूछ देंगे, ठीक है। एक चीज और जो लास्ट में बोल रहा हूँ, 1 किलो वॉट आवर, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसको डॉट नहीं देना चाहिए मुझे, मैं उसको मिटा के क्लियर करता हूँ, फिर मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। कैसे, ऐसे 1 किलो वॉट आवर ऐसे लिखा रहेगा, 1 kWh, ये जो वैल्यू बराबर होता है, ये जो वैल्यू बराबर होता है उसको याद रखें। 3 पॉइंट, इसको भी प्रूव कर सकते हैं लेकिन नहीं करूंगा, बस याद रखें 3.6 इंटू 10 टू द पावर, जो लास्ट में है वो पावर, इतना जूल के बराबर। अब जूल कैसे ला दिए आप वॉट करते करते, चूंकि बबुआ ये सब वॉट में था, यहाँ आवर से गुना हुआ है, मतलब टाइम से फिर गुना कर रहे हैं, तो इसीलिए यह हो गया है जूल। तो अभी समझाने की उतना टाइम नहीं है, अपन को सिलेबस समाप्त करना है, जब फ्री में टाइम बचेगा फालतू टाइम तो आएंगे फिर इस पे। किलो, इसको क्या लिखते हैं, किलो वॉट आवर, ठीक है, आवर, किलो वॉट आवर, गॉट इट और नॉट। चलिए इतना समझ गए होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको शक्ति में, मतलब पावर में। अब आता है बात एनर्जी की, क्या है एनर्जी, एनर्जी जिसको क्या बोले हम लोग, ऊर्जा। आपके अंदर कितना ऊर्जा है, खाना खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा, ऐसा होता है ना, वही बात। ये कैपेसिटी को बताता है, क्या बताता है, कैपेसिटी को बताता है। इसका भी यूनिट सेम होता है, क्योंकि यह कैपेसिटी के बारे में बात करता है, कहीं भी टाइम का कुछ बात किया नहीं है, तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अपन इसके बारे में बात करेंगे कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स, ठीक है। मैं लिखना चाहूँ तो लिख नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम स्पेशली जो बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी पे, तो हम एक टॉपिक बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का सब जगह यूज होता है। बाकी जो मैं बताता केमिकल एनर्जी वगैरह, हीट एनर्जी, वो सब बाद में यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा, क्या ऊर्जा, ये हो गया आपका यांत्रिक ऊर्जा। अब हम आइए इसके बारे में डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ छूटेगा भी नहीं, ये प्रॉमिस है। ये जो होता है समेशन होता है, क्या होता है ये, समेशन, सम ऑफ या समेशन कुछ भी लीजिए, ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बस इसमें इतना याद रखें कि यह सम जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। क्या होता है, समझ गए, लॉ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नोन जो होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी को बोलते हैं। यदि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसे होता है, कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो देखिए ये बंदा कमेगा तो इसको बढ़ाएगा, ठीक है, ये बंदा कमेगा तो इसको बढ़ाएगा, मतलब एक दूसरे में ना कन्वर्टेबल होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, कन्वर्ट, ठीक है, चेंज होता है। इसको हिंदी मतलब समझने वाली भाषा में चेंज होता है। पोटेंशियल एनर्जी यदि कहीं कम रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। कोई भी चीज़, मान लीजिए एक पत्थर को आप छत पर से भीगते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो उस समय उसका वेलोसिटी 0 रहता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट कमता है उसका वेलोसिटी स्पीड बढ़ता है। वही चीज़ है बबुआ, समझ गए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको क्या नाम और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, क्या, दिस इज, ऐसे लिख देते हैं,
नोन एज, शॉर्ट में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, करेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी इसको बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी भाषा में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बस डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको शॉर्ट में के आपके सर ने भी लिखा होगा, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, इसको सर ने भी यही लिखा होगा, के बराबर लिखा होगा हाफ, ठीक है, इनटू मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। मतलब इसको शॉर्ट में आपको सर ने ऐसे लिखा होगा कि बबुआ के बराबर जो होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर होता है। इसको रट्टा मार लो, और आपने मारा होगा, और आज भी यही करना है, आज भी रट्टा ही मारना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये वेलोसिटी उसका हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए कभी कभी कन्वर्ट करके लिखते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, तो मोमेंटम में। तो देख लीजिए यहाँ पे हम दूसरे पेन से लिखते हैं, चूंकि मोमेंटम, क्या बोल लिखे, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम p बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मैंने पढ़ा चुका है पहले पीछे क्लास में। तो देखिए यहाँ m इंटू वी को हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आइए आप देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, देखिए हाफ, देखिए एक और मास से ऊपर गुना कर रहे हैं तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, और एक मास से नीचे भाग कर रहे हैं तो बात वही हो गया। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गो स्क्वायर है तो 2 गो p आ जाएगा, p स्क्वायर बाई m, ठीक है। तो आपको अब ऐसे याद रखना है, इसको इसी में लिख देता हूँ दिस, या p स्क्वायर बाई 2m। अब जैसे दिया रहे वैसे यूज करें इसे, ठीक है। इससे ज़्यादा समझेंगे तो फिर बाउंस होगा तो फिर हमको टाइम देना पड़ेगा, हमको टाइम है नहीं, बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। बस आपको उतना नहीं जानना है, आप याद रखिएगा कि यदि पोजीशन से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब कोई डिस्टेंस बोल रहा है, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस आ रहा है, मतलब वहाँ जो बात हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी की चल रही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा शॉर्ट में लिख देते हैं की पॉइंट, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, इसका हिंदी नहीं लिखे ना, तो आपको लगता है कि याद नहीं आ रहा होगा ना। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अब तो एकदम दिमाग में घुस गया होगा। और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, हिंदी गलत हो सॉरी, ऊर्जा, आई होप मैंने सही लिखा, स्थितिज ऊर्जा। ये बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो स्पेशली हम लोग ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या इसमें बात करेंगे, स्पेशली ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अब पी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मत समझना, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पी ये है, समझ, ठीक है। तो ये जो इसका जो की पॉइंट क्या था कि यह पोजीशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह पोजीशन से रिलेटेड होता है, और ऊपर वाला गति से रिलेटेड होता है, गतिज नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्पेशली क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको पीई बराबर लिखते हैं, मास जो पीछे लिखा था m, g, h किस हाइट से आ रहा है, समझ गए। तो यदि नोट पॉइंट में हम लिखें कि मैकेनिकल एनर्जी me बराबर, मैकेनिकल एनर्जी बराबर के काइनेटिक एनर्जी प्लस पीई पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पॉलिटेक्निक इंजीनियर, पोटेंशियल एनर्जी इज हियर, ठीक है। तो ये जो बराबर होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है वो
कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। इसका वैल्यू हाफ mv² प्लस mgh इज इक्वल टू c कांस्टेंट माना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे सदा के लिए, ठीक है। किसी दो पोजीशन के बीच में कंजर्वेशन लगाना है, लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ दे देगा, हाइट कुछ दे देगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ दे देगा, हाइट कुछ दे देगा, दोनों के बीच में नहीं लगा लोगे। m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है, दोनों के बीच लगा सकते हो। ये सब अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा आप भी मेहनत करें, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा इसमें बात करेंगे नहीं, ये हो चुका है ख़त्म। अब हम बात करते हैं बहुत ब्यूटीफुल टर्म जो सुने होंगे उसके बारे में। तो उसका नाम पहले लिख देते हैं, वर्क एनर्जी। बहुत चीज़ छोड़ा हूँ, बहुत चीज़ पढ़ाया हूँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए सब चीज़ पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ पढ़ाऊँगा फिर 2-3 क्लास यार, उतना क्लास अपने पास बच नहीं रहा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क मतलब कार्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा, कार्य ऊर्जा सिद्धांत, हिंदी में लिख लेना, कार्य ऊर्जा सिद्धांत, ठीक है। हमको वो चीज़ नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि ये होता क्या है, इसमें रिलेशन क्या है। तो मैं जो लिखूंगा पहले देखोगे, उसके बाद आप लोग मतलब उसको समझो, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूँ, आप लोग देखो क्या होता है वो देखो। वर्क डन बाई अ फोर्स, कोई भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग मतलब समझ ही गया हो, किसी चीज को खसकाना, ए बॉडी, ठीक है, इज, देखिए यहीं से याद रखिए कि इक्वल होगा मतलब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखिए वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, कोई भी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह खसकाने में जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, उसको पेन चेंज करके लिखते हैं। वो जो चेंज जो बराबर होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। समझे नहीं समझे, बिल्कुल ना समझे, तनिक भी नहीं समझे, कोई बात नहीं। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। धरती माता, ये अपनी धरती माता है, ठीक है। मान लीजिए उबड़ खाबड़ है कहीं जगह, अपन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिए, कुछ समय बाद यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा। कब पहुँचेगा आई डोंट नो, बस पहुँच गया मान लीजिए, ठीक है। सिचुएशन फर्स्ट है, ठीक है, और ये सिचुएशन सेकेंड है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिचुएशन अवस्था, सिचुएशन सेकेंड, मतलब कोई टी टाइम बाद बात कर रहे हैं। अब देखो क्या देखना है, वर्क, अब नॉर्मली बात करते हैं कि तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, अब ये एंगल पे लगाओ चाहे कुछ, बस समझाने की भी बात है। इफ लगा रहे हो तो यहाँ से जो इस डिस्टेंस गया, यहाँ से जो इस डिस्टेंस गया, ठीक है, वो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा, मान लो वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे v1 होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा v2 हो गया होगा। तब रिलेशन इसमें रहते हैं कि अब देखो किसी चीज़ को रेगुलरली यदि धक्का दोगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, ये तुम ऑब्जर्व किए होगे, क्योंकि यदि ये घटेगा स्पीड तो तुम धक्का दोगे, ये रुक जाएगा, क्या फ़ायदा होगा, फिर यहाँ से यहाँ घसकेगा क्या, नहीं, यहाँ पे रुका हुआ है तो उससे स्पीड ज़्यादा होगा, तब तो वो चलना स्टार्ट होगा। चीज़ों को समझो, वर्क एनर्जी थ्योरम वहीं से आया है। तो इसको हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली हाउ W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ऐसे ही साइन जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक तुम जा रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, ठीक है। तो v1 से v2 उसका यदि वेलोसिटी चेंज हो गया है, मान लो यहाँ v1 है यहाँ v2 है, तो वो जो होगा f इंटू डी एस जो होगा, इसी को कन्वर्ट करेंगे जब वेलोसिटी के टर्म में, तो वो क्या होगा, हाफ
m इंटू भी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू भी इनिशियल का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया तो अब मैं कुछ ना कर सकता हूँ। अब इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि f इंटू यहाँ पे देखो ये S1 से S2 गया होगा, ऑब्वियसली बात है, S1 से S2, ठीक है। F इंटू S बराबर इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब तुमको जैसे याद रखना है रखो, कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अब ये तुमको आ गया होगा। ये कौन सा स्थिति है? ये K फाइनल का स्थिति है, ये K इनिशियल का स्थिति है। यदि फाइनल ज़्यादा होगा तो ये होल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये फाइनल कम होगा होल वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो अब ये सब चीज़ तुम समझ सकते हो खुद से, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो लग रहा है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें तो शायद मैंने बता चुका हूँ इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या होता है, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो नेट फोर्स होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, वहाँ की बात चल रही है। तब इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, तो वो तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ, कभी तुमको इच्छा जागी तो इसको देख लेना, ठीक है। इन केस ऑफ नन, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ही लिखो, छोड़ो, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लिखने से ज़्यादा बेकारी होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन दोगे देखो, वहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, वर्क डन, ठीक है, वाई ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग, बस यही वर्ड को इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग मतलब लेकर, किसको लेके, तो नॉन इनर्शियल में कौन सा आ जाता है, स्यूडो फोर्स, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्स को क्या लिख दिए हम, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्यूडो फोर्स। इतना समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है। बराबर जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर वही लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन नॉन इनर्शियल, कहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन कुछ ना है, जब थोड़ा सा दिमाग ब्रॉड होगा तब इस चीज़ को पढ़ना, अभी पढ़ोगे बाउंस कर जाएगा, ठीक है। अभी इसीलिए इसको बाउंस मारते हैं, अपने को भी आगे देखते हैं। आगे अब अपने को पढ़ना है क्या, मास एनर्जी इक्विवेलेंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कोलिजन पे आ जाएंगे। छोटा सा टॉपिक बचेगा, खत्म करके आज इसको जय श्री राम करते हैं। तो अगला टॉपिक है मास एनर्जी। आप लोग जानते हैं ये क्या है, लेकिन आप लोग कभी विजुलाइज नहीं किए। इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंस क्या होता है कि मास को एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को मास में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कौन बोले थे, मास को एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, सिमिलरली एनर्जी को मास में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कौन बोले थे, वो महानुभाव थे आइंस्टाइन महोदय, ठीक है, आइंस्टाइन सर के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, INSTEIN, ठीक है, आइंस्टाइन सर के अनुसार जो था कि मास को एनर्जी में ट्रांसफर किया जा सकता है, एनर्जी को मास में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए वो क्या बोले थे, अकॉर्डिंग टू मास कैन बी ट्रांसफर इनटू एनर्जी and
वैसे वर्षा, मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, एनर्जी को भी मास में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए m मास है, ठीक है, तो उसका रिलेशन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। रिलेशन क्या है वो देखिए, E बराबर जो होता है एनर्जी बराबर m डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। MC स्क्वायर जो पढ़े होंगे वही बबुआ। ठीक है, अब डेल्टा m क्या है उसको जान लो, पूरा मास मत लिख देना। मान लो कि जो मास डिसअपियर हो रहा है वो किसके रूप में आएगा, एनर्जी के रूप में, तो इसको खाली लिख देते हैं मास डिस एपियर, मतलब जो दिख नहीं रहा है, एपियर्स, ठीक, जो दिख नहीं रहा है। और ये हो गया C, आपको अच्छे से पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो याद ही होगा, ये एनर्जी हो गया आपका। गॉट इट और नॉट, बस E बराबर mc² याद रखिएगा वो, क्योंकि देखिए आपका लेवल एग्जाम का भी लो है, तो वो इसको ये नहीं पूछेंगे, जो मास देंगे वो वही देंगे जो डिसअपियर हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट इस पर पुट करना है, एनर्जी का वैल्यू पुट दे देना है। गॉट इट और नॉट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉलिजन की। क्यों स्पीड में एक क्लास चल रहा है, क्योंकि ख़त्म करना है। अब क्या करेंगे, ज़्यादा स्पीड लगे तो कुछ नहीं, छोड़ देंगे, और नहीं, आप YouTube का सहारा लेके स्पीड को स्लो करके देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको एक वर्ड लिख देते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। ये होता क्या है, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, जितना भी आप सोच सकते हैं उस सब को, ठीक है, ऑफ एनर्जीज, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, दिस दैट, सबको जोड़ दीजिए इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्यों, तब तो आप ऑब्जर्वेशन कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे करेंगे ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप सब चीज़ को ही ले लेंगे कि इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा ना, ज़्यादा बड़ा सिस्टम ले ही नहीं सकते। रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एट ऑल टाइम्स, हमेशा के लिए, मतलब हर पॉइंट पे जो होगा सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। होगा कोई कमेगा तो कोई बढ़ा भी होगा, कोई समझ रहे, कोई जितना का इतना ही होगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सेम रहेगा, बस इतना को समझना है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल भी इसी तरह होता है, उसमें क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। अब हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कहाँ पे आ जाएंगे, कॉलिजन। कंजर्वेशन समझ गए, कंजर्वेशन इसलिए बताया ना क्योंकि कॉलिजन में इसका ज़रूरत है, ठीक है, कि टोटल एनर्जी जो होगा लेफ्ट में बराबर टोटल एनर्जी राइट में लिखेंगे। तो देखिए कॉलिजन की बात आती है। अब क्या है, कॉलिजन, कॉलिजन्स, टकराव, खिंचाव, ठीक है। अब आप इसको जो भी मानिए, कॉलिजन मतलब दो वस्तु आपस में टकराते हैं उसको, ठीक है, कॉलिजन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन ना करे तो ही अच्छा है, क्या बोलते हैं, चलिए नया टर्म है, डिफाइन करना चाहिए। तो लिखते हैं कॉलिजन ऑफ, या बिटवीन लिखते हैं, अच्छा वर्ड लगेगा, बिटवीन टू और मोर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं पार्टिकल्स लिख दे रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, इज द interaction for a short मतलब बहुत कम इंटरवल। अब कहीं पे देखते हो कि बाइक टक्कर मारता है तो 1 घंटा के लिए तो नहीं सटा हुआ रहता है ना, इंस्टेड ऑफ टाइम में टक्कर लगा, दोनों दो तरफ वही होता है, वहाँ भी कॉलिजन में यही होता है, ठीक है। in which
दे अप्लाई रिलेटिवली, थोड़ा सा इधर करते हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, मतलब समझे, पहले इसको समझाएंगे तब आगे भागेंगे। इनका कहने का मतलब है कि कभी भी आपने देखा होगा कि नॉर्मल आप एक दो आदमी हैं, वो लड़ाई करता है तो वो कम ताकत लगाएगा, लेकिन मान लीजिए दोनों दौड़ते आ रहा है, एक दूसरे, यहाँ से दौड़ रहा है, एक यहाँ से दौड़ रहा है। अब ये दोनों जब टक्कर मारेगा ना तो सडन आपको लगेगा ना कि बहुत ज़्यादा फोर्स से टक्कर लगा है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाता है। ठीक है, कम टाइम के लिए जो लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोलिजन के अब टाइप्स देखते हैं। ठीक है, कोलिजन के टाइप्स देखते हैं। कोलिजन में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले बता दूं मैं, उसको नोट पॉइंट में लिखते हैं। कोलिजन के लिए ज़रूरी हमेशा नहीं है कि दोनों टकराए, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ना भी हो सकता है। तो वही लिख देते हैं, इन ए कोलिजन। अब ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस जो लिखा रहा हूँ तो समझिए। फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ टू, ठीक है, बॉडीज इज नॉट नेसेसरी। देखिए नॉट बड़का को लिखे हैं ना, NECESSARY, नेसेसरी, ये एस है। ठीक है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि दोनों फिजिकल कांटेक्ट में हो, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी हो। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स पे। अब ये सब क्या है इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, जो जरूरी है उसको जाने। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन का प्रकार। देखिए क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों में क्या अंतर है बता दे रहा हूं। ठीक है, बस जो बोल रहा हूँ वही याद रखेंगे। दो चीज़ कंजर्व करना है, एक मोमेंटम, ठीक है, एक मोमेंटम कंजर्व करना है, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है। मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कांस्टेंट, दोनों इक्वल रहेगा। किस केस में, इलास्टिक में। बस यही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। इसमें ओनली मोमेंटम इज कंजर्व या कांस्टेंट, कांस्टेंट ही लिख देते हैं, कंजर्व भी वही चीज हुआ, कांस्टेंट कंजर्व। ठीक है, नॉट वेलोसिटी, नॉट लिखता ही नहीं, लिख देता हूँ कि इसमें वेलोसिटी मतलब नॉट काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपको क्या याद रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ दोनों में क्या कंजर्व रहता है, तो आपको याद होना चाहिए कि दोनों में मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। डिफरेंस क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कंजर्व होगा, तो इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कैसे, देखो इलास्टिक का एक उदाहरण बताता हूँ। बचपन में हम लोग एक रबर का बॉल था, ठीक है, एक रबर का बॉल रहा होगा, उसको हम लोग सरफेस पे मारते थे, जिस गति से मारते थे उसी गति से रिबाउंड होता था। तो वहाँ पे वो इलास्टिक एनर्जी बताता था। कंप्लीट तो नहीं था लेकिन टेंस था, मतलब जितना एनर्जी से उसको नीचे डालते थे उतना ही एनर्जी से वो ऊपर जाता था।
ठीक है। तो वो जो बचपन में जो वो रबड़ का बॉल जो था, रबड़ बॉल जो था, उसी का ये उदाहरण है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल बॉल वगैरह है वो है इनइलास्टिक का, जैसे कॉस्को बॉल वगैरह जो खेलते हो, प्लास्टिक बॉल, वो सब इनइलास्टिक है, उसको कुछ एनर्जी वो लॉस कर जाता है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट आपको वही देता है। इतना समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, बस एकदम शॉर्ट में लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है? कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है? रेस्टिट्यूशन, और इसको एक और नाम है रिसाइलेंस। इसको हिंदी ना जाने तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। लचीलापन हिंदी लिख देता हूँ, छोड़िए। इसको बोलते हैं लचीला, ठीक है। लचीलता लिखते हैं, छोड़िए, लचीलता या लचीलापन, मतलब वो कितना लचीला है कोई भी चीज के प्रति। अब ये क्या है उसको समझते हैं मैथमेटिकली। पहले इसको इट इज इंडिकेटेड या डिनोटेड बाय ई। देखिए ई लिखते हैं, ई। ये क्या होता है ये देखिए। अब डिफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ई बराबर जो होता है, यहाँ पे देखिए, ई बराबर जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे के तरफ जो आ रहे थे। अभी मैं सबको दिखाऊंगा, अभी आपको विजुलाइज होगा, ठीक है। अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये क्या है, मैंने क्या बक दिया, वो चीज मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। इसको बस याद रखें, एज इट इज पूछ सकता है। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर होता है, मतलब फाइनल बाद में होता है, पहले और नीचा इनिशियल। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर, यदि वेलोसिटी v1 v2 मान लें, सेपरेशन ये होता है v2 माइनस v1, और नीचे होता है u1 माइनस u2। हमेशा ऐसे ही याद रखिए, नीचे u1 माइनस u2। इसमें होता क्या है कंडीशन की, u1 चल के आता है, u2 को टक्कर मारता है जनरली, इसीलिए ऐसे लिया जाता है। तो आप ऐसे याद रखें, अप्रोच और सेपरेशन, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं, जो आपको विजुलाइज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बस यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिए एक चीज़, हाँ, क्योंकि फिर बाद में कंडीशन नहीं लिखा पाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहीं से 3 पॉइंट बनाते हैं, दिस एंड दिस। यदि E बराबर 1 है, E बराबर 1 है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। यदि E बराबर 0 है, यदि E बराबर 0 है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली, क्या बोलते हैं? एक मिनट, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या इलास्टिक का भाई, इन इलास्टिक कोलिजन। और यदि 0 और 1 के बीच में हो, यदि 0 और 1 के बीच में हो, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक या अदर कोलिजन। अदर कोलिजन, उसको कुछ भी बोल सकते हैं, इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से कम है वैल्यू, ठीक है, या अदर कोलिजन कुछ भी, लेकिन 2 आपको जरूर पूछता है। इलास्टिक के लिए ई का मान क्या होगा? कोफिशिएंट, ऐसे पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, इसका मतलब क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। उल्टा पूछ देगा,
इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का मान क्या होगा, तो 1 होगा। 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब आइए बात करते हैं, लास्ट नहीं बिफोर लास्ट, मतलब 1-2 और टॉपिक बचा, उसको बात कर लेते हैं अपन। पहले बात करते हैं, ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, कहाँ पे 1 डायमेंशन, आपको 2 पढ़ना है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ठीक है। तो मेन आपको जो फोकस होना चाहिए वो 1 डायमेंशन पे होना चाहिए, 2 डायमेंशन वो कम पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करेंगे, कैसे वो देखेंगे। अब देखिए हम जो देखिए लिखेंगे नहीं, बात सिर्फ समझेंगे, ठीक है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, अभी ये इधर एक सिचुएशन है, ठीक है। अभी क्या है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब कॉलिजन कब होगा आप ही बताइए, ये चूंकि आगे है, जब तक ये इसके स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं आएगा तब तक कॉलिजन होगा ही नहीं। तो इस चीज़ को लिखे ना लिखे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि u1 ग्रेटर देन u2, नहीं तो u2 यदि ग्रेटर देन होगा तो कभी कॉलिजन होने ही नहीं देगा, ये तो भाग जाएगा ना। इतना समझ में आया। अब बंदा क्या किया, ये गुस्सा में आया गाड़ी से और इसको ठोक डाला, इसको ठोक डाला। अब सिचुएशन क्या हुआ, कभी आपने गाड़ी को पीछे से किसी को गाड़ी में यदि स्लो स्पीड में भी आके ठोकेंगे तो आप ही गिर जाएंगे, आगे वाला और स्पीड से निकल जाता है, यही कॉलिजन का रीजन है। ये क्या होगा, अब जो बंदा जो ठोका वो तो v1 वेलोसिटी धर लिया और ये v2 वेलोसिटी धर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि तो v2 ज्यादा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आफ्टर कॉलिजन है, ये वेलोसिटी अलग अलग हो गया, बिफोर कॉलिजन था ये, कॉलिजन से जस्ट पहले। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन बोला गया है, मतलब क्या है तनी समझाएंगे। मतलब इसका ये है कि ई का वैल्यू 1 हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अब देखते हैं। अब यहाँ पे पहले ये चीज़ समझे या नहीं कि v2 कैसे बढ़ गया। अब कभी किसी को धक्का मारे हो, मार के देखना, ऐसा करना मत, v2 यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, याद रखना बस। अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है, अभी समझा दूंगा। बस पहले u1 ज़्यादा था, बाद में v2 ज़्यादा हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई को डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रहा है, ये दोनों सेपरेट हो रहा है, तो v2 माइनस v1 से। और किस वेलोसिटी से यह अप्रोच आ रहा था एक दूसरे के नज़दीक, तो u1 माइनस u2 से। चूंकि इलास्टिक कॉलिजन है मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। मतलब वेलोसिटी का जो डिफरेंस है दोनों का वो समान होगा। अब कौन बढ़ेगा कौन क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन डिफरेंस समान होगा। आप यहाँ से ये कह सकते हैं। अब देखो v2 निकालने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, कहीं भी उसका यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। जनरल ही बना देता, लेकिन चलो अभी इलास्टिक कहीं से बना देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। v1 निकालने के लिए हमेशा आप यही यूज करना, ठीक है। क्या यूज करना वो देख लो, जिसका निकालना है उसका मास में से, हमेशा देखो जो बोल रहा हूँ वो समझो, जिसका निकालना है उसका मास में से दूसरे का मास घटाइए, घटा दिए और दोनों के मास के सम से डिवाइड दीजिए, नीचे दे दिए। इतना कर दिए हो तो आगे समझो, इतना कर दिए। अब आप किसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो पहला वाला का, तो पहले वाले का वेलोसिटी यहाँ दीजिए प्लस, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम, इलास्टिक है तब की बात है, 2 टाइम, यहाँ पे कुछ और आता है, 2 टाइम
अब देखिए पहला का कंट्रीब्यूशन ले लिए हैं U1 का, तो दूसरा का भी लेना स्वाभाविक बनता है। तो M2 U2 बाई M1 प्लस M2। अब ये आप कैसे याद रखोगे, ये आप पे है, मैंने समझा दिया। इसी तरह V2 यदि पूछ दे आपसे, तो वही जैसे मैंने बोला कि V2 बनाना है तो M2 में से M1 को घटाएंगे और सेम चीज को प्लस करके डिवाइड देंगे, दे दिया जी, इनटू जिसका वेलोसिटी निकालना है उसका पहले वाला वेलोसिटी था U2। अब देखिए U2 का कंट्रीब्यूशन ले लिए तो U1 का भी लेना होगा। 2 यहाँ आएगा, इलास्टिक है इसीलिए, यहाँ पे कुछ और होता है, ठीक है। U1 U2 M1 U1 बराबर बाई M1 प्लस M2। इतना समझ गए होगे तो बहुत अच्छा है। अब देखो बहुत सारा केसेस आता है कि M1 बराबर M2 होगा तो क्या होगा, तो बता दो तुम ही। यहाँ से यदि M1 M2 को बराबर कर दोगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, समझो, ये पार्ट 0 हो जाएगा। M और यहाँ नीचे 2M, दिस से दिस कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो पहले वाला वेलोसिटी है, पहला, देखो ये चीज समझा देता हूँ, जरूरी है इसीलिए समझा रहा हूँ। इफ M1 बराबर M2 बराबर M हो जाएगा, तो तब ऊपर जब पुट करोगे ना तो V1 बराबर U2 एंड V2 बराबर U1 का आएगा। इसका ये कहने का मतलब है कि यदि दो समान मास का बॉडी को तुम कोलाइड कराते हो, कॉलिजन कराते हो, तो कॉलिजन के बाद जो होगा, पहले वाला दूसरे को वेलोसिटी दे देगा अपना और दूसरे वाला पहले को, मतलब इसका अब वेलोसिटी जो होगा, ठीक है, V1 का वेलोसिटी U2 के बराबर हो जाएगा एंड U2 का जो वेलोसिटी था वो हो जाएगा आपका, ये V1 है ना, और V2 का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा पहले वाला के बराबर, बस अपोजिट हो जाता है। इतना याद रखना, यदि मास सेम रहे तो। सिमिलरली मास दोगुना रहे, तिगुना रहे, ऐसे आते रहता है, तो ऊपर आप पुट करो और कंडीशन बना लेना, ठीक है। मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता, लेकिन अभी नहीं है मन लिखने का, छोड़ो, ठीक है। चलो एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इनइलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, ये चीज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाओ, याद रखना बस क्या होता है, हाफ mv² याद है ना, बस वहीं से पूरा लो। 2 मास है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 दोनों का प्लस करके डिवाइड कर दो। वेलोसिटी इनिशियल का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दो, इनटू, बस याद रखना, इतना तुमको याद हो गया होगा, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का होल स्क्वायर। बहुत बड़ा है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, बोलूँगा। अब यही इलास्टिक होगा, यहीं से आ जाओ, इलास्टिक होगा तो E का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 ना, गॉट इट। जैसे कि इलास्टिक के केस में E बराबर 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसीलिए डेल्टा E बराबर 0, इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ एनर्जी कांस्टेंट है, गॉट इट। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बोला कि जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। इलास्टिक आएगा तो 1 पुट कर देना, इन इलास्टिक आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक तो 0 पुट कर देना। देखो नोट में लिख देता हूँ, V1 निकालने का तरीका है M1 में से, अब M2 को नहीं हटाइए, E टाइम M2 को हटाइए, बस यही याद रखना। और नीचे सेम है M1 प्लस M2, और यहाँ पे 2 टाइम नहीं होता, 1 प्लस E होता है। अब देखो M2 U2 बाई
m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 बराबर m2 में से m1 को नहीं घटाना है, e टाइम m1 को घटाना है, e टाइम बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे 2 टाइम नहीं लिखना है, 1 प्लस e m1 u1 बाई m1 प्लस m2। ये कहीं भी लगा सकते हो ये दोनों। देखो इलास्टिक के केस में e बराबर 1 लगा दो, परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में e बराबर 0 रख दो। तो अब आप यहाँ से आप सीख गए। अब यहाँ से आप किसी को भी मात दे सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलिए अब रखें यहाँ तक क्लास अपना। नहीं, एक और टॉपिक एकदम छोटा सा है 2 डायमेंशनल वाला, उसको बात कर लेते हैं, उसके बाद पक्का क्लास छूट जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल की, 2D कॉलिजन, 2 डायमेंशनल कॉलिजन। 2 डायमेंशनल कॉलिजन की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, देखिए सर्टेन एंगल पे आके टकराएगा, ठीक है। बस एक केस में डिस्कस करूंगा। ये देखिए एक से ये वाई प्लेन है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है m1, ठीक है, यहाँ पे आके टकराएगा ऐसे, u1 वेलोसिटी से आ रहा है। ये जो बंदा है m2 है वो यहाँ से जा रहा है u2 वेलोसिटी से, सर्टेन एंगल पे है। ये मान लो कि θ1 है तो ये है θ2 एंगल पे। टकराने के बाद जो होगा ये बंदा अधर छितरा जाएगा, ठीक है, और ये बंदा इधर छितरा जाएगा। मतलब ये m2 इधर चला जाएगा, m1 इधर चला जाएगा। एंगल तो अब सेम रहने वाला नहीं है। ये जो एंगल हो जाएगा आपका थीटा हो गया, मतलब β1 β2 मान लो। अब इसी को ना कंजर्वेशन लगाना, इस पॉइंट पे कॉलिजन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलो इस पे कॉलिजन लगाते हैं। तो इसको प्योर ना आप वेक्टर से कर सकते हो। क्या, इसको तोड़ दो, इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इसको तोड़ दो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, जो मैंने ऊपर बताया था। तोड़ के और वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर कर दो कंपोनेंट, आ गया तुम्हारा आंसर। तो इसको हम तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ते हैं। इसको जब तोड़ोगे तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, u1 cos θ1, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, u2 cos θ2, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या कंपोनेंट आएगा इसका बता दो। इधर आएगा ये मान लो v1 है ना, v1 cos β2, और इसका आ जाएगा इधर v2 cos β2। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी आ जाओ, बात कर ही लेते हैं दूसरा पेंसिल। इधर u1 sin θ1, इस डायरेक्शन में u2 sin θ2। सिमिलरली नीचे v2 sin β2, ये ऊपर v1 sin β1। इतना समझ गए। अब देखो 2 डायरेक्शन में सारे चीज टूट चुके हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब सबको बस आपको करना है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, मतलब मोमेंटम को कंजर्व कर देना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ये आएगा नहीं वैसे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप देखोगे ऊपर तो यही आएगा m1 u1 cos θ1, देख लो m1 u1 cos θ1, m2 u2 cos θ2, ठीक है, समझ में आ रहा है। m2 u2 cos θ2 बराबर इधर लिख दो m1 v1 sin β1 माइनस m2 v2 sin β2। ये हो गया एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में जब तुम निकालोगे वहां से बहुत प्यारा सा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। साइन के टर्म में आएगा, ये कॉस के टर्म में था, वहाँ साइन के टर्म में आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लें। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप करोगे यही काम तो वहाँ आएगा m1 u1 sin θ1 माइनस m2 u2 sin θ2 बराबर m1 v1 sin β1। गड़बड़ किया ना मैं, हाँ,
ये देखो, ये कॉस वाली पार्ट है ना, तो अपन ने साइन क्यों लिखा, कॉस ना, हॉरिजॉन्टल में तो कॉस कंपोनेंट है। कॉस m1 v1 cos बीटा 1 माइनस m2 v2 cos बीटा 2, यहाँ पे साइन हो जाएगा बीटा 1 माइनस m2 v2 साइन बीटा 2। बस इससे ज़्यादा ना पढ़ो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। एक और छोटी सी बात बता गई तो उसको बता देना ही समझदारी की बात होगी, ठीक है। जैसे कि नोट पॉइंट, वो बहुत ज़रूरी है, वो नहीं पढ़ाया तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। देखो, एक बॉल है, यहाँ से वो यहाँ आके रिबाउंड किया, मान लो ये h0 हाइट है शुरुआती में, वो रिबाउंड होने के बाद ना h1 हाइट तक ही गया। देखते हो जनरली बॉल जो यहाँ से छोड़ते हो तो कुछ ही ऊंचाई तक आएगा, सिमिलरली ग्रेजुअली उसका जो हाइट है कमते जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे में कैसे निकालते हैं वेलोसिटी का डिफरेंस वगैरह वगैरह, तो हमेशा याद रखना E बराबर जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v1, पहला केस में देखो v1 मतलब फाइनल जो वेलोसिटी निकलेगा, ये तो पहला 0 में आया, अब जो गया ये वेलोसिटी मान लो यदि v1 रहा होगा इस पॉइंट पे, और ये जो आया यहाँ पे जो लगा वो v0 रहा होगा, तो v1/v0 जो होता है रूट अंडर डिस्टेंस के बराबर होता है h1/h0, ठीक है। ये याद रखेंगे पक्का, डायरेक्ट रूट अंडर h के बराबर डिस्टेंस, जो वेलोसिटी जो होगा ना उसका रेशियो डायरेक्ट उसका डिस्टेंस के रूट का रेशियो के बराबर होगा। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको एग्जाम में। बहुत डिटेल पढ़नी थी लेकिन मैंने शॉर्ट में पढ़ाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और अभी ख़त्म बहुत कम हुआ है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।